हेलो स्टूडेंट्स, ये एपेक्स क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे पिछली बार हमने ध्रुवण के बारे में पढ़ा था। ध्रुवण के बारे में हमने देखा था कि प्रकाश ध्रुवित कैसे होता है, टूरमलीन का क्रिस्टल उसमें काम आता है, उसमें एक नाम आया था निकोल प्रिज्म, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और ध्रुवक और विश्लेषक क्या होते हैं, प्रकाश ध्रुवित कैसे होता है, अगर अलग अलग दिशाओं के अंदर कंपन है तो प्रकाश ध्रुवित नहीं होता है, अध्रुवित होता है। अगर एक ही दिशा के अंदर प्रकाश कंपन कर रहा है, प्रकाश सदिश के कंपन एक ही दिशा में होते हैं तो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया जो होती है वो ध्रुवण कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं वे पदार्थ ध्रुवीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रकाश का विश्लेषण करते हैं कि प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है, ऐसा जो प्रकाश होता है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो ध्रुवी विश्लेषक कहलाते हैं। मेलस का नियम भी हमने देखा था, I समानुपाती cos स्क्वायर थीटा होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश किरणें जब किसी लगभग समान तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश किरणें जो होती हैं उनमें तरंगदैर्ध्य होता है, और तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है कि एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो लैम्बडा कहलाती है। ये सुरंग है और ये गर्त है। सुरंग और गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्बडा कहलाती है। तो ये जो लैम्बडा होता है प्रकाश के लिए, उसका मान बहुत ही छोटा होता है। इसके आकार के लगभग बराबर के अगर उसको अणु मिल जाए प्रकाश तरंगों को, और वो प्रकाश तरंगें उस अणु से टकरा जाए तो प्रकीर्णन की घटना होती है। प्रकीर्णन का मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी। अगर ये प्रकाश किरणें 90 डिग्री के कोण के दिशा के अंदर जाती है तो प्रकाश वहाँ पर ध्रुवित हो जाता है। हम सूर्य लेते हैं, ये हमारे पास सूर्य है, सूर्य से प्रकाश किरणें निकल रही है और यहाँ पे ये प्रकाश किरणें इस दिशा में आगे बढ़ रही है। यहाँ पे कोई एक कण है, इससे ये प्रकाश किरणें टकराई, ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ रही है और यहाँ से ये प्रकाश किरणें टकराई। यहाँ पे इसके जो कंपन है वो सभी दिशाओं में है, अध्रुवित प्रकाश है, ये सभी दिशाओं में इसके कंपन है। अगर यहाँ से कोई देखता है, यहाँ से कोई देखता है तो उसकी आँखों पर ये जो कंपन है उसका प्रभाव रहेगा, बाकी वाले कंपन का प्रभाव उसकी आँखों के ऊपर नहीं रहेगा। तो ये प्रकाश इस दिशा में जो कंपन है वही उसकी आँखों के ऊपर असर डालेंगे। तो ये जो कंपन एक दिशा वाले इस आँखों के ऊपर प्रकाश का असर डाल रहे हैं, ये कोण 90 डिग्री है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो सारे अलग अलग दिशाओं में कंपन है उनमें से केवल यही कंपन व्यक्ति की आंखों के ऊपर असर डालेंगे, और ये जो कंपन है वो ध्रुवित प्रकाश के कंपन होंगे। ध्रुवित प्रकाश का मतलब है कि उसके सारे के सारे कंपन एक ही दिशा में होंगे। यहाँ हम डॉट लगा रहे हैं, डॉट का सीधा सा मतलब है कि प्रकाश कणों के जो कंपन है वो तल के लंबवत है। तल का मतलब ये ब्लैक बोर्ड हो गया, और लंबवत का मतलब होगा इधर से बाहर आते हुए, ठीक है। इस तरह से कंपन हो रहे हैं, और ये जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में इसके कंपन है। तो ये प्रकाश अध्रुवित है, अध्रुवित प्रकाश, और ये हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश।
अब यहाँ हमने एक बात और भी देखनी है, ये ब्लू कलर का हमने कण बनाया है, ये हमारे पास कण है, और यहाँ पर प्रकीर्णन के लिए हमारे पास कण का जो आकार है और तरंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो दोनों लगभग बराबर होने चाहिए, तब जाके कहीं प्रकीर्णन की घटना होती है। ये अध्रुवित प्रकाश है, मतलब कंपन सभी दिशाओं में है। ये सूर्य है जो प्रकाश देता है, और ये जो कंपन है तल के लंबवत है। इसी डायग्राम को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है कि ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ रही है, ये हमारे पास कोई कण है जिससे ये प्रकाश किरणें टकरा रही है, और उसके बाद ये प्रकाश किरणें इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे हमने कोण 90 डिग्री लिया, परिभाषा भी बोलेंगे। ये अध्रुवित प्रकाश है, इसके कंपन सभी दिशाओं में हो रहे हैं। जितनी संभव दिशाएं हैं सभी दिशाओं में इसके कंपन होते हैं, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें आगे बढ़ रही है, इस कण से टकरा रही है, और ये कण कंपन सारे के सारे अगर देखा जाए तो ये जो कंपन है यहाँ मनुष्य की आंखों के ऊपर इसका प्रभाव कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ से अगर देखने पर इस कण का, इस कंपन का प्रभाव रेटिना के ऊपर कुछ नहीं रहेगा। रेटिना आँख के अंदर एक पतली पर्दे जैसा भाग, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उस भाग को हम रेटिना कहते हैं। आँख के बिल्कुल अंदर की साइड एक स्क्रीन जैसे भाग होता है, जहाँ के ऊपर जो चीज़ हम देखते हैं सब उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनता है, तो इसलिए उसका जो है उसको हम रेटिना कहते हैं। चित्र बना के बताएं तो ये हमारी आँख है, यहाँ से प्रकाश किरणें अंदर जाती है और यहाँ पर ये प्रकाश किरणें मिलती है, तो ये जो भाग है वो रेटिना कहलाएगा। इस रेटिना के ऊपर ही वस्तु के सारा प्रतिबिंब बनता है। जो भी हम चीज़ें देखते हैं प्रतिबिंब इस भाग के ऊपर ही बनता है, तो ये घटना प्रकीर्णन कहलाती है। परिभाषा अगर बोले तो जब सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो प्रकाश जब वायुमंडल के अंदर उपस्थित धूल मिट्टी के कणों से टकराता है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है अंतरिक्ष से, वायुमंडल के अंदर जो प्रकाश धूल मिट्टी के कण है, बारीक कण है, उनसे ये टकराता है, तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाएगा। उनमें से 90 डिग्री पर जो प्रकाश प्रकीर्णित होगा, 90 डिग्री पर जो प्रकाश, आपतित किरण और प्रकीर्णित प्रकाश, उसके बीच में 90 डिग्री पर जो प्रकाश प्रकीर्णित होगा वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। समतल ध्रुवित प्रकाश ये भी है। समतल ध्रुवित प्रकाश बनाने के दो तरीके हैं। एक पिछली बार ये भी बताया था कि इस टाइप से कणों के कंपन अगर लंबवत हो, तल में हो, ये कणों के कंपन तल में है तो भी समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये जो डॉट डॉट बनाए हैं ये कणों के जो कंपन है वो तल के लंबवत है, तो भी ये प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है। बनाने के दो तरीके हैं, कंपन सबके एक दिशा में। तो अब ये प्रकीर्णित प्रकाश हुआ। वापस देखते हैं, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों से टकराता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है, और जो प्रकाश 90 डिग्री पर प्रकीर्णित होता है वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है। ये चीज़ है प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं द्विअपवर्तन। द्विअपवर्तन पर निकोल प्रिज्म आधारित है। द्विअपवर्तन एक प्रकार का सिद्धांत है। यहाँ पे हम एक क्रिस्टल लेते हैं और कैल्साइट का क्रिस्टल लिया, और इस क्रिस्टल के ऊपर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। तो ये प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। यहाँ विरल माध्यम है, ये क्रिस्टल है तो सघन माध्यम है। यहाँ पे वायु है, हवा, और यहाँ पे
पदार्थ है। वायु पदार्थ से विरल होगी। वायु हमेशा विरल माध्यम है पदार्थ की तुलना में, और पदार्थ सघन माध्यम है। तो अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम चाहे विरल हो चाहे सघन हो, उससे किसी दूसरे माध्यम चाहे विरल हो चाहे सघन हो, चेंज होना चाहिए माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरणें अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर विचलित हो जाती है तो ठीक है, अपवर्तन की घटना हुई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश किरणें विचलित ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग प्रकाश किरणें प्राप्त होती है। एक प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी निकल जाती है, तो ये प्रकाश किरण अपने मूल मार्ग से विचलित नहीं हुई, माध्यम बदला है लेकिन विचलित नहीं हुई, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण कहेंगे, ई किरण। हिंदी में कहेंगे असाधारण। असाधारण इसलिए कि इसने अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं किया है। दूसरी प्रकाश किरण सेम इसी में एक ही प्रकाश किरण होती है, उसके दो भाग हो जाते हैं, इस तरह से आगे बढ़ती है। तो ये प्रकाश किरण सीधी जा रही थी लेकिन अपने मूल मार्ग से विचलित हो गई, और मूल मार्ग से विचलित हो गई और किसी दूसरी दिशा में आ गई, तो ये अपवर्तन के नियमों का पालन कर रही है, इसलिए इसको ओ किरण कहेंगे। अब जब पता चल रहा है कि ई का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ओ का मतलब क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी, साधारण, तो हम इसको कहेंगे साधारण किरण। ये जो ऑर्डिनरी किरण है, इसके अंदर कणों के जो कंपन है वो तल के लंबवत होते हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड है, तल के लंबवत कण ऐसे बाहर आएंगे अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे अंदर जाएंगे, इस तरह से कणों के कंपन होंगे। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण है, उसके जो कंपन होंगे तल में होंगे, इस टाइप से इसके कंपन होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो द्वि अपवर्तन क्या चीज़ है? कैल्साइट का जो क्रिस्टल है, उसके ऊपर जब प्रकाश किरणें आपतित होती है तो प्रकाश किरणें दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग उसका बिल्कुल सीधा निकल जाता है और वो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता, उस भाग को हम ई किरण कहते हैं, और ई का मतलब हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि साधारण किरण। दूसरा भाग साधारण किरण कहलाएगा, वो अपवर्तन के नियमों का पालन करेगा। अपवर्तन के नियम का पालन करेगा, इसका मतलब उसको मुड़ना चाहिए। जब माध्यम बदला तो ये प्रकाश किरणें मुड़ रही है, यहाँ पे फिर माध्यम बदल रहा है, यहाँ पे प्रकाश किरणें फिर मुड़ रही है। तो ये जो घटना पूरी की पूरी हो रही है, प्रकाश किरणों का दो भागों में डिवाइड होना, वो कहलाएगा द्वि अपवर्तन। यहाँ द्वि अपवर्तन से प्राप्त होने वाली दोनों ही प्रकाश किरणें, ऑर्डिनरी भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी, ये दोनों प्रकाश किरणें जो होती है वो ध्रुवित प्रकाश किरणें होती है। ये भी समतल ध्रुवित है जिसमें कणों के कंपन तल में है, ये भी समतल ध्रुवित है जिसमें कणों के कंपन तल के लंबवत है। इसी सिद्धांत पर यानी कि द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है निकोल प्रिज्म। विलियम निकोल ने उसके बारे में सारी बातें बताई थी, हम देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं निकोल प्रिज्म, जिसके बारे में विलियम निकोल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और टॉपिक का नाम है निकोल प्रिज्म। इसके अंदर निकोल प्रिज्म में कैल्साइट का एक क्रिस्टल होता है, कैल्साइट का एक क्रिस्टल होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा, लंबाई चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा ली जाती है। ये लंबाई है और लंबाई चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा ली जाती है। अब यहाँ पर ये जो क्रिस्टल है, कैल्साइट का क्रिस्टल है, ये सिद्धांत है इसका द्वि अपवर्तन का सिद्धांत।
सिद्धांत है द्वि अपवर्तन। अभी अभी जस्ट हमने देखा है द्वि अपवर्तन क्या होता है। एक प्रकाश किरण दो प्रकाश किरणों में डिवाइड हो जाती है। एक अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है असाधारण किरण, दूसरी अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, उसे हम साधारण किरण कहते हैं। और यही सिद्धांत यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पर इसका कोण जो होता है वो 71 डिग्री होता है। ये जो कोण है वो 71 डिग्री होता है, 71 डिग्री होता है। और ये जो कोण है वो होता है 112 डिग्री। अब इस निकोल के क्रिस्टल को इस टाइप से, ये भी 112 और इसके सामने वाला ये भी 171। तो ये जो कोण है इसके लिए इस कैल्साइट के क्रिस्टल को थोड़ा घिस दिया जाता है। उसके किनारे इस प्रकार घिसे जाते हैं कि ये वाला कोण थोड़ा कम हो जाए, ये वाला कोण थोड़ा कम हो जाए। वापस देखते हैं। और इधर से इस टाइप से घिसा जाता है। तो ये वाला कोण जो रह जाएगा वो 63 डिग्री कम हो जाएगा, 68 डिग्री रह जाएगा। और ये वाला जो कोण रहेगा यहाँ से यहाँ तक पूरा था 112, 3 डिग्री कम हो गया, तो यहाँ पे ये कोण बनेगा अपने पास 109 डिग्री। तो उसी तरह से ये कोण 109 डिग्री हो जाएगा और वो ऊपर वाला कोण 68 डिग्री हो जाएगा। अब जब प्रकाश किरणें यहाँ से प्रवेश करेगी तो ये है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश का मतलब उसके कंपन सभी दिशाओं में हो रहे हैं और ये कंपन सभी दिशाओं में है। जैसे ही कैल्साइट के क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये प्रकाश किरणें इस तरह से आगे बढ़ेगी। ये ई किरण होगी, बताया था। ई किरण जो क्या क्यों कहेंगे इसको ई किरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ये अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती। दूसरी प्रकाश किरण एक और होगी हमारे पास जो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है और ये प्रकाश किरण नीचे की ओर जाएगी। लेकिन इससे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो कैल्साइट क्रिस्टल अब बना है जिसके किनारे हमने घिसे हैं उसके बीच वाले भाग को काट कर हम एक जॉइंट देते हैं और ये जॉइंट हमारे पास इस टाइप से यहाँ पे आता है। ये काटने के बाद जिस पदार्थ से चिपकाया है उसका नाम है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम ये एक पारदर्शी पदार्थ है, इसकी सहायता से हमने इसको चिपकाया है और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.55 होता है। इसका जो अपवर्तनांक है वो 1.55 होता है और इसको हमने चिपका दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रिज्म ये बन गया और दूसरा प्रिज्म ये बन गया। ये वाला पूरा भाग एक प्रिज्म है, ये पूरा भाग दूसरा प्रिज्म है, इसलिए इसका नाम निकोल प्रिज्म है। अब दूसरी जो प्रकाश किरण है जो साधारण है, ऑर्डिनरी किरण है, अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, वो प्रकाश किरण इस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस दिशा में आगे बढ़ेगी, यहाँ से टकराएगी। ये जो लाल कलर की है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण, इसका भी अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे, और ये ब्लू कलर की हमने ली है ऑर्डिनरी किरण, इसका भी अपवर्तन हो रहा है, लेकिन दोनों के लिए कुछ चीज़ें अलग अलग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण है उसका जो अपवर्तनांक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण का अपवर्तनांक जो है 1.486 होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और इसका जो है, इसका अपवर्तनांक जो है वो होगा 1.658।
इस अपवर्तनांक के अंकों से जो 1.5658 देख रहे हैं, 1.486 देख रहे हैं, इन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि ये प्रकाश किरणें, ये जो माध्यम बन रहा है वो सघन है या विरल है। सघन का मतलब कण पास पास है, विरल का मतलब कण दूर दूर है। ये प्रकाश किरणें इसके कंपन तल में होंगे और साधारण प्रकाश किरण है उसके कंपन तल के लंबवत होंगे और तल के लंबवत कंपन को हम इस तरह से डॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब अपवर्तनांक के जो आंकड़े हैं, पॉइंट्स है, वो चीज़ हम देख के कैसे बोलें कि माध्यम सघन है या माध्यम विरल है। देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण के लिए 1.486 और कनाडा बाल्सम के लिए 1.55। तो 1.55 ज़्यादा है। हमें ऑर्डिनरी तरीके से ये याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो एक तरह से सघन माध्यम होता है और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो एक तरह से विरल माध्यम होता है। इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये बात हमें आसानी से याद रह जाएगी। अब देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण ई किरण के लिए अपवर्तनांक जो है वो 1.468 और कनाडा बाल्सम का जो अपवर्तनांक है वो है 1.55। ध्यान से सुनने की और याद रखने की बात है। कनाडा बाल्सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण के लिए किसका अपवर्तनांक कम है? इसका। कनाडा बाल्सम का ज़्यादा है, इसका मतलब कनाडा बाल्सम सघन माध्यम हो गया। सघन माध्यम हो गया और ये वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का किरण का प्रिज्म का ये भाग जो है वो विरल माध्यम का कार्य करेगा। वापस सुनो एक बार, कनाडा बाल्सम सघन माध्यम का कार्य करेगा और ये जो प्रिज्म है वो विरल माध्यम का कार्य करेगा। तो इस तरीके से ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी आगे निकल जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अपवर्तन के नियमों का पालन करेगी नहीं, मुड़ेगी नहीं। हम केवल यही बात कर रहे हैं, प्रकाश किरण आर पार चली जाएगी, सीधी आगे निकल जाएगी। दूसरी बात हम कर रहे हैं ऑर्डिनरी साधारण किरण के लिए। साधारण किरण की बात अगर करें तो साधारण किरण का अपवर्तनांक के लिए अपवर्तनांक है 1.658, वो ज़्यादा है, और कनाडा बाल्सम के लिए अपवर्तनांक है 1.55। कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक है कम, तो अगर कनाडा बाल्सम का कम है तो कनाडा बाल्सम कैसा माध्यम हुआ? विरल माध्यम। अगर विरल माध्यम हुआ और ऑर्डिनरी किरण के लिए विरल माध्यम का काम करेगा तो यहाँ पे एक कंसेप्ट काम आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रकाश किरण इधर मुड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर अगर यदि ये अभिलंब है, लंब है, अभिलंब का मतलब कनाडा बाल्सम की ये जो लाइन बन रही है उससे 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे एक शर्त होती है I ग्रेटर देन IC, ये हमारे पास एक शर्त होती है। अगर इस शर्त को पूरा कर लेते हैं, I ग्रेटर देन IC, अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का टॉपिक भी हमारे है कोर्स में, उसको भी देखेंगे। तो IC क्या चीज़ है? IC क्रांतिक कोण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा ध्यान से समझनी है। प्रकाश किरण एक तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो ऑर्डिनरी किरण है वो किरण, इसके लिए ये माध्यम सघन का हो गया क्योंकि इसके लिए अपवर्तनांक 1.658 जो ज़्यादा है तो सघन माध्यम हुआ। ये पूरा भाग कैसा हो गया? सघन माध्यम। कनाडा बाल्सम जो है वो विरल माध्यम का कार्य करेगी क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त, पहली, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो ये सघन माध्यम हुआ, कनाडा बाल्सम विरल माध्यम हुआ O किरण के लिए। दूसरी शर्त है I ग्रेटर देन IC होना चाहिए। अगर दोनों ही शर्तें पालन होती है
तो प्रकाश किरण उस माध्यम को पार नहीं कर पाती, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये प्रिज्म के अंदर थी और ये वापस उसी प्रिज्म के अंदर, माध्यम बदला नहीं के मतलब ये प्रकाश किरणें कनाडा बाल्सम के अंदर नहीं गई, उसको पार नहीं किया, और ये प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम यानी कि उसी प्रिज्म के अंदर वापस आ गई। तो यहाँ पे घटना हुई है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि ये प्रकाश किरणें आगे नहीं जा पाई, उसी माध्यम में वापस लौट आई, और यहाँ पे ये प्रकाश किरणें ई किरणें आगे चली गई। इसका मतलब कनाडा बाल्सम ने दोनों प्रकाश किरणों को अलग अलग कर दिया, एक को सीधा आगे जाने दिया, एक को वहीं पर रोक लिया। तो इस तरह से हम ओ किरण और ई किरण को अलग अलग कर पाते हैं, और यही निकोल प्रिज्म है। विलियम निकोल ने इसके बारे में बताया था। सिद्धांत इसका द्वितीय अपवर्तन याद रखना है। अगर बहुत छोटा सवाल 1 नंबर आधे नंबर का आ जाए तो ये काम आएगा। निकोल प्रिज्म एक तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसके अंदर हमें ये कोण 68 डिग्री और ये याद रखना है। लंबाई चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा होती है, ये हमें ध्यान रखना है। काम क्या आता है? काम आता है ई किरण और ओ किरण को अलग अलग करने के लिए। कैल्साइट क्रिस्टल का उपयोग इसमें होता है। किनारे घिसने के बाद 3 डिग्री का फ़र्क आता है। ये 71 था, 68 हो गया, और ये 112 था, ये किनारे घिसने के बाद में ये इस जगह तक आ गया, और ये हो गया अपने 109। जो कोण 68 यहाँ पे है वही 68 यहाँ पे बनेगा, 68 डिग्री, और ये कोण भी अपने पास 109 का होगा। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।